हेलो एवरीवन। तो थाई बीएल सीरीज नोट के नेक्स्ट एपिसोड्स आ चुके हैं और अब मैं इन्हें एक्सप्लेन करने जा रही हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब नाखून वॉशरूम से बाहर आता है तब फात्सा उससे पूछता है कि तुम वॉशरूम में क्या कर रहे थे। तभी नाखून जवाब देता है कि मैं वॉशरूम यूज़ कर रहा था और कोई क्या करने जाएगा वॉशरूम में। कहते हुए नाखून वहाँ पर आकर बैठ जाता है। तभी फात्सा उससे हल्का सा दूर हटता है और कहता है लेकिन तुम बार बार मेरा नाम बोल रहे थे। तभी नाखून कहता है कि शायद तुमने गलत सुन लिया होगा। लेकिन फात्सा कहता है नहीं, मैंने क्लियरली सुना था, तुम मेरा ही नाम बोल रहे थे। तभी नाखून कहता है कि मैं सिला को पास्ता लाने के लिए बोल रहा था, ना कि तुम्हारा नाम बोल रहा था। तभी फात्सा कहता है कि क्या तुम मुझे होल्ड करना चाहते हो। तभी नाखून जवाब देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुमने मुझे मना किया था। तभी फात्सा कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये करने के लिए कहूँ तो। तभी नाखून जवाब देता है कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ फात्सा, अगर तुमने मुझे परमिशन नहीं दी तो मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। तभी फात्सा खुद नाखून के क्लोज आने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम सच में मुझे हासिल नहीं करना चाहते। तभी नाखून कहता है मेरे साथ मजाक करना बंद करो फात्सा, तुम मेरी फीलिंग के साथ मजाक कर रहे हो। तभी फात्सा कहता है कि मैं सीरियस हूँ इस बात को लेकर। और उसके बाद हम देखते हैं कि फात्सा नाखून के और ज़्यादा क्लोज जाने लगता है। नाखून उसे रोकता हुआ कहता है कि ये सब मत करो फात्सा, तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन फात्सा नहीं रुकता और लगातार नाखून के क्लोज जाता है। तभी नाखून कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें हीट फील हो रही है, तुम इस वक्त हीट पर हो इसलिए तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। और फात्सा सच में नाखून की बात नहीं सुनता और वो ज़बरदस्ती उसके क्लोज जाने लग जाता है और कहता है कि मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन बस मैं ये करना चाहता हूँ। कहते हुए फात्सा नाखून के क्लोज जाने लग जाता है। अगली सुबह फात्सा जब नींद से जागता है तो वो नाखून के सीने पर होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। तभी नाखून कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब अल्फ़ा और ओमेगा एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो ये सब होना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है क्योंकि हम सोलमेट्स हैं। तभी फात्सा पूछता है क्या हम सच में सोलमेट हैं। तभी नाखून कहता है कि हाँ, इसे किस्मत का बनाया हुआ बॉन्ड कहते हैं जो बहुत ज़्यादा रेयर होता है और हमारे बीच जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, हम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। तभी फात्सा कहता है इसीलिए तुमने अपना कंट्रोल खो दिया था मुझ पे से जब तुमने मुझे पहली बार बाइट किया था। तभी नाखून कहता है कि शुक्र है कि वो तुम थे। तभी फात्सा कहता है लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, क्या मैं तुम्हारा टाइप था। तभी नाखून कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा टाइप कौन सा है। तभी फात्सा कहता है तो तुम्हारे एक्स के बारे में क्या तुम्हारा कभी कोई एक्स नहीं रहा। तभी नाखून कहता है कि मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। तभी फात्सा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो और इतने ज़्यादा रिच हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कभी किसी के प्यार में ना गिरे या किसी ने तुम्हें अपने प्यार में नहीं गिराया। तभी नाखून कहता है कि मुझे तुमसे बेहतर कभी कोई मिला ही नहीं, लेकिन कभी कभार जब अगर मुझे कुछ करना होता था तो सिला मेरे लिए लड़की अरेंज करवा दिया करता था। उसकी ये बात सुनकर फात्सा को गुस्सा आता है और वो उससे पीट करके सो जाता है। आगे हम देखते हैं कि कैफ़े में ओंगसा काम कर रहा होता है। तभी पीछे से नाखिन आ जाता है और वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था। नाखिन आकर ओंगसा के सामने खड़ा हो जाता है और उसे हेलो बोलता है। तभी नाखिन बोलता है कि क्या तुम मुझे सच में नहीं देखना चाहते। ओंगसा जवाब देता है कि उस दिन जो कुछ हुआ मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हर बार मुझे इस तरह चोरी छिपे देखने आओ। तभी नाखिन कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता था। क्या तुम मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर सकते हो जिस दिन मैंने तुम्हें रोकने के लिए तुम्हें किस कर लिया। मुझे वो स्टूपिड हरकत नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि मुझे तुम्हारी इच्छाओं को समझना चाहिए था। अगर मैं ऐसा करता तो मुझसे वो गलती ना होती। कहते हुए नाखिन ओंगसा को सॉरी बोलता है। तभी ओंगसा कहता है
कि मैं इस बारे में और ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। तभी नाखिन कहता है कि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। नाखिन की बात सुनकर ओंसा हैरान होकर कहता है कि इसका क्या मतलब है कि आप मुझे प्रपोज करना चाहते हो? मैं एक बेटा हूँ जो आपकी किसी काम का नहीं है और आप एक ट्रू अल्फा हैं जिसकी शादी उसका परिवार एक ओमेगा के साथ ही करेगा, तो फिर इस रिश्ते का क्या ही मतलब रह जाता है। ओंसा की बात सुनकर नाखिन को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन वो फिर भी ओंसा को समझाने की कोशिश करता है कि आखिर में हम सब एक ह्यूमन बीइंग्स ही तो हैं और मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी ओंसा उसकी बात नहीं समझता। तभी वहाँ पर कैफ़े का ओनर आ जाता है और ओंसा के साथ मजाक करते हुए कहता है कि तुम अभी सुबह सुबह कस्टमर के टाइम इतना शोर क्यों मचा रहे हो। तभी ओंसा कहता है तुम्हारे कस्टमर कहाँ है। तभी कैफ़े ओनर पीछे की तरफ इशारा करता है जहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है और वो लड़का नाखिन का ही छोटा भाई होता है। वो छोटा सा लड़का आकर नाखिन के पास में खड़ा हो जाता है और कहता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया। तभी ओंसा कहता है क्या ये तुम्हारा सन है? तभी नाखिन कहता है कि नहीं, ये तो मेरा कज़िन है। तभी वो छोटा लड़का ओंसा को हेलो बोलता है और कहता है मेरा नाम जापान है। तभी नाखिन ओंसा से बताता है कि वो और उसका कज़िन बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तभी जापान कहता है कि तो फिर आप मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आते। तभी नाखिन कहता है कि वो इस सैटरडे ज़रूर उससे मिलने के लिए आएगा और इस बार वो नाखुन को भी अपने साथ लाएगा और सब मिलके गोल्फ खेलेंगे। तभी जापान कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तभी नाखिन कहता है तो फिर हम सब शूटिंग रेंज पर एक साथ चलेंगे, अब ठीक है। उसकी बात सुनकर जापान भी खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, तो फिर ये डील डन रही। उसके बाद नाखिन जापान से कहता है कि तुम्हें जो ऑर्डर करना है कर लो, लेकिन एक कंडीशन है। कहते हुए नाखिन जापान के कान में कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हूँ। तभी जापान कहता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हूँ। दोनों भाई मस्ती मजाक करते हैं और नाखिन उसे वहाँ से भेज देता है। उसके जाने के बाद ओंसा भी नाखिन के हाथ से फूल ले लेता है और नाखिन को भी ये देखकर बहुत खुशी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फात्सा और नाखुन साथ में बैठ के ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, जहां नाखुन बार बार फात्सा से बात करने की कोशिश करता है और फात्सा उसे इग्नोर करता है क्योंकि वो अभी तक पुरानी बात से नाखुन से गुस्सा था। नाखुन कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी काम में मदद कराओगे। तभी फात्सा कहता है कि तुम सिला से मदद ले लो, मैं तुम्हारी आज मदद नहीं कराऊंगा। तभी वहाँ पर बैठा हुआ नाखुन का बॉडीगार्ड जिसका नाम सिला होता है वो कहता है कि आज मैडम किचन में खाना बना रही है। वो हमेशा अपने तीनों बच्चों के लिए खुद से ही खाना बनाती है। अगर आज आप काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उनके पास चले जाइए, किचन उस तरफ है। तभी फात्सा सिला की बात सुनकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं किचन में जाकर मॉम की हेल्प करा देता हूँ। और कहते हुए वो नाखुन को छोड़कर किचन में आ जाता है और नाखुन बस उसे जाते हुए देख रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि फात्सा किचन में आ जाता है जहाँ पर मॉम किचन में खाने की तैयारी कर रही थी और वो सर्वेंट से बात कर रही थी कि क्या उन्होंने आलू अच्छे से काट दिए हैं। तभी वहाँ पर फात्सा आ जाता है और कहता है कि क्या मॉम मैं आपकी हेल्प करा दूँ। तभी मॉम कहती है कि वो नाखुन की फेवरेट डिश बना रही है, क्या तुम उसमें उसकी हेल्प कराओगे। तभी फात्सा खुश हो जाता है और तभी उसे वहाँ पर काजू रखे हुए दिखाई देते हैं। तो वो कहता है कि आप करी के लिए क्या काजू इस्तेमाल कर रही हैं। तभी मॉम बताती है कि नाखुन को पीनट से एलर्जी है, वरना इसकी करी में तो हमेशा पीनट ही डलता है, लेकिन उसकी एलर्जी की वजह से मुझे इसमें काजू डालना पड़ रहा है। मॉम की बात सुनकर फात्सा मन ही मन में कहता है कि नाखुन कितना पिकी ईटर टाइप है। उसकी बातें मॉम भी सुन लेती है और वो कहती है तुमने क्या कहा। तभी फात्सा कहता है कुछ नहीं, मैं आपकी वेजिटेबल्स कट करने में हेल्प करा देता हूँ। उसके बाद फात्सा आलू काटने में मदद कराता है, लेकिन अचानक से उसका हाथ कट जाता है जिसका दर्द नाखुन को भी महसूस होता है। हर कोई फात्सा को संभालने के लिए आ जाता है और नाखुन भी, लेकिन नाखुन को देखते ही फात्सा वापस से चिढ़ जाता है और उसके हाथों से अपना हाथ छीन लेता है। तभी मॉम नाखुन से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मैंने ही फात्सा को अपने साथ काम में लगाया था, मुझे लगा था कि ये तुम्हारे लिए खाना बनाने में मेरी मदद कर देगा, इसमें फात्सा की कोई गलती नहीं है। तभी फात्सा कहता है कि मैं इसके लिए क्यों खाना बनाऊं, मैं इसके लिए खाना नहीं बना रहा था, इसके लिए तो वो लड़कियां खाना बना देगी जिसके साथ ये होटल में जाता था। उसकी बातें सुनकर मॉम को भी रियलाइज़ हो जाता है कि आखिर फात्सा इतना गुस्सा क्यों है। लेकिन तभी नाखुन फात्सा की चोट पर दवाई लगाने लगता है और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है और कहता
कहता है कि मैं किसी और के लिए कोई फील नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए फील करता हूँ, तुम सिर्फ मेरी फीलिंग हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब बातें मोम भी सुन रही होती हैं और फातसा गुस्से में नाखून को उसके हाथ पर मार रहा होता है। ये सब देखकर मोम को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है। तभी भी नाखून कहता है फातसा तुम्हारे हाथ की बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगती है, लेकिन फिर भी फातसा उसे मारता ही है। नाखून अपनी मोम से शिकायत करता है कि देखो फातसा मुझे मार रहा है। तभी मोम कहती है कि तुम ये डिज़र्व करते हो, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसके साथ नोटी होने की। उसके बाद हम देखते हैं कि खाना बन जाने के बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। अभी वहाँ से नैफ गुजर रहा होता है। मोम उसे खाने के लिए बुलाती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। तभी नाखून बोलता है कि मोम तुमसे बात कर रही है, तुमने जवाब नहीं दिया। तभी नैफ कहता है कि मुझे भूख नहीं है इसलिए मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तभी नाखून बोलता है कि तुम हर दिन अपनी लाइन क्रॉस करते जा रहे हो। दोनों के बीच झगड़ा होता है। तभी फातसा दोनों को चुप रहने के लिए कहता है और नैफ की तरफ देखते हुए कहता है कि आपको पोलाइट होकर बात करनी चाहिए, अपने बड़ों से तो आपको रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए और उन्हें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये तो एक बेसिक मैनर्स होता है। उसकी बातें सुनकर नैफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फातसा नाखून से भी कहता है कि तुम्हें भी शांत रहना चाहिए, हर बात को इस तरह डांट मारकर नहीं कहनी चाहिए। और वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे सिखा सको कि मुझे किस तरह किससे बात करनी है। तुम खुद मेरे घर में पड़े हो और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। कहते हुए वो फातसा को बहुत सारी बातें सुनाता है। आगे कहता है कि तुम सिर्फ एक मामूली से ओमेगा हो और तुम मेरे जैसे अल्फा को कैसे कुछ सुना सकते हो। मैं अभी डैड को बताता हूँ, वो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। तभी फातसा खड़े होकर कहता है जाओ और ट्राई कर लो, मैं तो यहाँ से कभी भी सब कुछ छोड़कर चला जाऊँगा क्योंकि मेरे पास सर्वाइविंग स्किल्स हैं। मैं खुद के लिए बहुत कुछ अच्छा कर लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो सिर्फ घर में पड़ा रहता है और अपनी फैमिली की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं तो तुम्हें सिर्फ इसलिए समझा रहा था क्योंकि तुम नाखून के छोटे भाई हो कि मुझे तुम्हारे मामले से कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या करते हो मुझे उस बात को जानना भी नहीं है। कहते हुए फातसा नैफ को बहुत सारी बातें सुना देता है और सिर्फ नाखून चुपचाप खड़े होकर देखता रहता है। फातसा नैफ को बहुत सारी बातें सुनाता है। उसके बाद नैफ वहाँ से चला जाता है। फातसा मुड़कर वापस से नाखून की तरफ देखता है और बोलता है चलो खाना खा लो। उसके बाद नाखून फातसा के साथ वहीं पर बैठ जाता है। उसके बाद फातसा उसकी मॉम से माफ़ी मांगता है कि मैंने आपके बेटे से इस तरह बात की। तभी नाखून बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने सही किया। खैर उसको जाने दो, तुम मेरे लिए खाना सर्व करो जो तुमने मेरे लिए बनाया है। नाखून की बात सुनकर फातसा उसके लिए खाना सर्व करने लगता है। तभी नाखून का बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाता है और वो नाखून के कान में कुछ कहता है और नाखून फातसा और मॉम की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे कहीं जाना होगा, मैं अभी खाना नहीं खा सकता हूँ। और कहते हुए वो एक बार फातसा की तरफ देखता है और कहता है कि अर्जेंट काम आ गया है, मुझे वहाँ पर जाना होगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं जल्दी ही वापस आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। जवाब में फातसा कुछ नहीं कहता और चुप हो जाता है। नाखून उसके गालों पर किस करता है और उससे जाने की परमिशन मांगता है। तभी फातसा कहता है कि ठीक है चले जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फातसा की बात सुनकर नाखून बस उसे बाय बोलता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि नाखून के जाने के बाद फातसा वापस से नैफ के पास आता है जो बैठा हुआ मोबाइल के लग रहा होता है। फातसा आकर उसकी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम हमेशा मुझे लड़ाई के लिए क्यों ललकारते हो। तभी नैफ चिढ़ते हुए कहता है तुम्हारे बात करने की टोन देखो पहले। तभी फातसा कहता है तुम पहले अपने आप को देखो, तुम किस तरह दूसरों से बातें करते हो, तुम्हारे पास गुड मैनर्स भी नहीं है। इस परिवार ने तुम्हें बहुत अच्छे से पाला है, उसके बाद भी तुम ऐसी हरकतें करते हो। फातसा की बातें सुनकर नैफ को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी अल्फा वाली पावर फातसा को दिखाने लगता है। लेकिन फातसा जब अपने असली ओमेगा वाले में आता है तो नैफ के लिए उसका अल्फा होना ही सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है और वो नैफ को उसके सामने हार माननी पड़ती है और फातसा वहाँ से चला जाता है। आगे हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ किसी आदमी को डिटेन किया होता है और उसके बारे में बता जा रहा होता है कि ये जिरा पापा वोंग ग्रुप से आया है। तभी नाखून कहता है कि अमिंत्रा को कॉल करो और आगे हम देखते हैं कि अमिंत्रा वहाँ पर आ जाती है और वो उस आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम नाखून के ग्रुप में क्यों गए थे, तुम उसके वेयर हाउस में क्या कर रहे थे। तभी वो आदमी कहता है मैं तो सिर्फ वहाँ से गुजर रहा था। तभी अमिंत्रा गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम सीसीटीवी फुटेज में हर जगह जाते हुए दिख रहे हो और तुम मुझसे बोल रहे हो क्या तुम सिर्फ अंदर ही गए थे। कहते हुए अमिंत्रा उस पर गन तान देती है और बोलती है सच बताओ क्या हुआ था। तभी वो आदमी कहता है कि मैं सच बताता हूँ, दरअसल मुझे आपकी सेक्रेटरी किंग योक ने वहाँ जाने के लिए बोला था। किंग योक का नाम सुनकर अमिंत्रा भी हैरान रह जाती है और कहती है क्या तुम सच कह रहे हो। तभी वो आदमी कहता है हाँ, किंग योक ने ही मुझे कहा था, मैं तो सिर्फ उसका ऑर्डर फॉलो कर रहा था।
तभी नाखून कहता है कि किंग योक को मेरे वेयर हाउस में से क्या निकालना था, उसे क्या चाहिए था। तभी वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ उसका ऑर्डर फॉलो कर रहा था। उसकी बात सुनकर नाखून कहता है फिलहाल तो मेरे वेयर हाउस में कोई डैमेज नहीं हुआ है, इसलिए मैं कोई कंप्लेंट नहीं कराना चाहता हूँ। उसके बाद नाखून अमिंत्रा से कहता है कि ये सब अपने लोगों के साथ जाकर सेटल करो। तभी अमिंत्रा कहती है मैं खुद से ही हैंडल कर लूँगी। उसके बाद हम देखते हैं कि नाखून एक साइट पर आता है जहाँ उसकी कुछ लोगों के साथ फाइटिंग हो जाती है और दूसरी तरफ फादशा उसका इंतज़ार करता रहता है। तभी सिला को बचाने के चक्कर में नाखून को गोली लग जाती है और इसका दर्द फादशा को भी महसूस होता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा होता कि उसे क्या हुआ। मॉम भी पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो कहता है मुझे नहीं पता। आगे हम देखते हैं कि नाखून के घाव पर बैंडेज की जा चुकी होती है, वो हॉस्पिटल में होता है और उसकी जो नर्स होती है वो कहती है कि इस घाव को भीगने मत देना वरना इस पर इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद नाखून नाखिन को कॉल करता है और कहता है कि मैंने सब कुछ संभाल लिया है, अभी मैं ठीक हूँ, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कल तुम मेरी दवाइयाँ लाना मत भूलना, हॉस्पिटल से तुम मेरी दवाइयाँ ले लेना, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। कहते हुए नाखून अपना कॉल काट देता है। वहीं दूसरी तरफ फादशा लगातार नाखून का कॉल ट्राई कर रहा होता है, लेकिन जब कॉल नहीं उठता तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि नाखून मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तभी वहाँ पर मॉम आती है और वो फादशा को बोलती है कि नाखून को आने में देरी हो सकती है, तुम जाकर खाना खा लो। तभी फादशा कहता है कि नहीं, जब तक नाखून वापस नहीं आता मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं उसका इंतज़ार करना चाहता हूँ। तभी मॉम उसे छोड़कर और बेस्ट ऑफ लक बोलकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि पूरी रात बीत जाती है लेकिन नाखून नहीं आता और फादशा उसका इंतज़ार करता करता सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि नाखून घायल होकर वापस घर लौटता है। उसकी माँ उसके पास जाती है और पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पर थे और तुमने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। अभी नाखून अपनी माँ से सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने कॉल नहीं उठाया, कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई इमरजेंसी हो गई थी और इसलिए मैं रात को लेट हो गया था और मैंने कोई होटल देख लिया वहाँ आराम करने के लिए। उसकी ये सब बातें फादशा भी सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसने पूरी रात नाखून का इंतज़ार किया और वो होटल में आराम करने के लिए चला गया और उसकी बात सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। मॉम भी नाखून को कहती है कि तुम्हें अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाखून अपने कमरे में आता है जहाँ पहले से फादशा मौजूद था। फादशा और नाखून कोई बात नहीं करते और नाखून अपने बेड पर जाकर सो जाता है। अभी फादशा उखड़े हुए स्वर में कहता है कि तुम पूरी रात कहाँ थे और तुमने मुझे इस बारे में इन्फॉर्म भी नहीं किया। तभी नाखून कहता है कि मैं थोड़ा सा इंतजार करना चाहता हूँ और आराम करना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमिंत्रा अपनी सेक्रेटरी किंग योक को डांट रही होती है और बोलती है कि क्या तुमने नाखून के वेयर हाउस में किसी को भेजा था। उसकी सेक्रेटरी चुप रहती है और कहती है नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तभी अमिंत्रा कहती है कि पुलिस मुझसे स्टेटमेंट चाहती है और उन्हें तुम्हारे नाम पर सस्पेक्ट मिला है। तभी उसकी सेक्रेटरी उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि ये मुद्दा इतना सीरियस हो जाएगा, मैं सिर्फ वो नहीं चाहती थी जो आपके साथ बुरा हो। तभी अमिंत्रा कहती है कि मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा था क्या, तुम मेरी हेल्प कर रही थी, ये कौन सा तरीका था तुम्हारा हेल्प करने का। तभी उसकी सेक्रेटरी कहती है कि वो तो सिर्फ अमिंत्रा को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इसके बाद उसकी सेक्रेटरी कहती है कि मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल सी ओमेगा हूँ, मैं अपनी हैसियत जानती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए खुद को साबित करना चाहती थी, मैं आपको जीतता हुआ देखना चाहती थी। तभी अमिंत्रा कहती है कि मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम मेरे लिए ऐसा करो, मैंने तो कभी तुम्हारे लिए ये भी नहीं सोचा कि तुम एक ओमेगा हो और तुम यूजलेस हो, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। किंग योक अमिंत्रा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं आप पर भरोसा करती हूँ, मैं सच में आप पर भरोसा करती हूँ। तभी अमिंत्रा कहती है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है तो ऐसी गंदी ट्रिक्स खेलना बंद कर दो। किंग योक अमिंत्रा की बात मान जाती है और उसे माफ़ी मांगती है। तभी अमिंत्रा कहती है कि मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं हार जाऊंगी, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारी नज़रों में मैं इनफ नहीं हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं एक लूज़र हूँ और कोई भी प्रॉब्लम मैं खुद से सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। आगे हम देखते हैं कि फादशा कैफ़े में आ जाता है। वहाँ बैठे हुए बच्चे फादशा को देखकर कहते हैं कि क्या नाखून आपके साथ नहीं आया। तभी वो एक बच्ची कहती है कि फादशा बहुत ज़्यादा हैंडसम है और मुझे लगता है कि एक अल्फा है। तभी ओंगसा कहता है कि नहीं, फादशा तो एक ओमेगा है। तभी दूसरी बच्ची कहती है लेकिन फादशा तो बिल्कुल अल्फा की तरह लगता है। तभी ओंगसा कहता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैंडसम ओमेगा है। तभी वो बच्ची कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे तो फादशा पहले अल्फा लगा था
ये सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। उसके बाद वो तीनों बच्चे वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उन बच्चों के जाने के बाद फात्सा और ओंगसा आपस में बातें करते हैं। तभी फात्सा वहाँ आकर बैठता ही है, तभी उसके पास नाखिन का कॉल आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या नाखुन तुम्हारे साथ है। मैंने उसे बहुत बार कॉल किया लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा है। तभी फात्सा कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद वो बहुत ज़्यादा थक गया होगा, वो पिछले रात होटल में रुका था। तभी नाखिन बोलता है क्या वो होटल में था, लेकिन वो तो हॉस्पिटल में था। नाखिन की बात सुनकर फात्सा कहता है ये आप क्या कह रहे हो, उसने तो मुझे होटल का बताया था। तभी नाखिन उसे बताता है कि नहीं, कल रात साइट पर उसे गोली लग गई थी, इसलिए वो तो पूरी रात हॉस्पिटल में ही था। नाखिन की बात सुनकर फात्सा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। तभी नाखिन कहता है कि मैं मॉम से कॉल करके पूछ लेता हूँ कि अभी उसकी एलर्जी कैसी है। कहते हुए नाखिन कॉल काट देता है। फात्सा शॉक्ड रह जाता है कि वो फालतू में ही नाखुन से नाराज हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम सेंगवे को देखते हैं जो हॉस्पिटल से निकलकर जा रहा होता है। तभी उस पर नाखिन की नज़र पड़ जाती है। नाखिन उससे पूछता है कि सेंगवे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम बीमार हो। तभी सेंगवे कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए यहाँ पर आया था और अब मैं वापस जा रहा हूँ। तभी नाखिन कहता है लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, क्या तुम बीमार हो। तभी सेंगवे कहता है कि नहीं, मेरे फिरामोन्स थोड़े से डिसबैलेंस हो रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ चेकअप के लिए आया था, मैं आजकल बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। तभी नाखिन कहता है तो तुम्हें अपनी दवाइयाँ लेनी चाहिए। तभी सेंगवे उसे अपनी दवाइयाँ दिखाते हुए कहता है कि मैंने दवाइयाँ ले ली है, लेकिन मैं अपने लिए एक कैब बुक कर रहा हूँ। नाखिन कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मेरी कार बाहर ही है और मुझे वैसे भी कहीं और भी जाना है क्योंकि मैं फात्सा को पिक करने के लिए कैफ़े जाने वाला हूँ। आगे हम देखते हैं कि नाखिन वहीं पर आ जाता है जहाँ पर फात्सा कैफ़े में मौजूद था और वहाँ आकर फात्सा पूछता है कि क्या हुआ था। तभी नाखिन फात्सा को पूरी सिचुएशन बताते हुए कहता है कि हमारे वेयर हाउस पर कोई गुस्सा था और उन सब का निपटारा करने के चक्कर में नाखुन अपने बॉडीगार्ड्स की टीम को लेकर गया था, लेकिन सिला को बचाने के चक्कर में गोली नाखुन को लग गई। तभी ये बात सुनकर फात्सा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। तभी नाखिन बताता है लेकिन वो एक ट्रू अल्फा है, अभी वो ठीक है, उसके घाव बहुत ज़्यादा जल्दी भर जाएंगे, वो इतनी जल्दी आसानी से नहीं मरने वाला है। लेकिन नाखुन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, वो हॉस्पिटल में रहना ही नहीं चाहा और अगले दिन घर के लिए रवाना हो गया। ये फात्सा कहता है मुझे इन सब के बारे में नहीं पता था और ना ही उसने मुझे बताया और वो इस तरह स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। ये सब बातें सोचकर फात्सा को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है और वो कहता है मैं वापस जा रहा हूँ नाखुन के पास। इतना कहते हुए फात्सा निकल जाता है। तभी सेंगवे कहता है मुझे भी चलना चाहिए। तभी नाखिन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर भी छोड़ दूँ। तभी सेंगवे कहता है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। तभी ओंगसा कहता है कि सेंगवे तुम्हें नाखिन के साथ चले जाना चाहिए जब वो तुम्हें लिफ्ट दे रहा है। तो के बाद ओंगसा नाखिन की तरफ देखता है और कहता है सेंगवे को सही सलामत उसके घर छोड़ देना। तभी नाखिन कहता है लेकिन मैं अकेले घर नहीं जाना चाहता। तभी ओंगसा कहता है कि ये एक कैफे है। तभी सेंगवे कहता है कि शायद मैंने वापस से ट्रबल क्रिएट कर दी है। तभी ओंगसा कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो। तभी सेंगवे कहता है चलो ना ओंगसा हमारे साथ, देखो नाखिन का मुंह कितना उतर गया है जब तुमने मना किया है, चलो ना हमारे साथ। सेंगवे की बात सुनकर ओंगसा भी साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फात्सा नाखुन के पास आ जाता है और जैसे ही वो उसको आराम करते देखता है वो उसके पास बैठ जाता है। फात्सा नाखुन के घाव को टच करके देखता है, लेकिन जैसे ही हल्का सा दर्द नाखुन को होता है फात्सा को भी वो दर्द अपने सीने में महसूस होता है और वो कहता है कि ये दर्द आ रहा है और जा रहा है जैसे बीती रात को हुआ था। अभी नाखुन भी उठ जाता है। फात्सा उससे पूछता है कि तुम्हें गोली लगी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी नाखुन कहता है कि मैं ठीक हूँ। फात्सा कहता है तुम ठीक कैसे हो, तुम्हें गोली लगी थी और तुम्हारा घाव नहीं भरा है, तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं इस बारे में, ये तो मुझे नाखिन से पता चला है कि तुम्हें कल गोली लगी थी। अभी नाखुन बोलता है कि गोली सिर्फ मुझे छूकर निकली थी, बस मुझे एक ऑर्गन को हल्का सा हर्ट हुआ है, मैं मरा नहीं हूँ। फात्सा बताता है कि कल रात मुझे अचानक से बहुत दर्द हुआ मेरी चेस्ट के पास, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा हार्ट बुरी तरह से हर्ट हो चुका है। फात्सा की बात सुनकर नाखुन उसे समझाता हुआ बोलता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अल्फा और ओमेगा का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो चीज़ मुझे फील होगी वही चीज़ एक वक्त पर तुम्हें फील होगी, ये सब हमारे बॉन्ड की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर मैं दर्द में हुआ तो तुम्हें भी दर्द होगा, हम सिर्फ दर्द ही एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं, हम सोलमेट हैं, हम फीलिंग भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तभी नाखुन और फात्सा एक दूसरे को गले लगाते हैं। नाखुन
बोलता है कि अगली बार से मैं अपना ध्यान रखूंगा ताकि तुम्हें मेरी वजह से सफ़र ना करना पड़े, और मैं अपनी बीती रात की गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरे पास कल कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। मुझे किसी भी हाल में सिला को बचाना ही था क्योंकि वो एक अल्फा नहीं है जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। तभी फादशा हाँ बोल देता है। तभी फादशा आगे पूछता है कि उस दिन जब वेयर हाउस में मेरे कंधे पर लकड़ी का टुकड़ा गिरा था, क्या तुमने भी उस दर्द को महसूस किया था? अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। आगे से मैं भी अपना ध्यान रखूंगा और हम दोनों अपना अपना ध्यान रखेंगे ताकि हम एक दूसरे को कभी हर्ट ना होने दें। फादशा की बात सुनकर नाखून कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और तुम इतने क्यूट हो कि मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। तभी फादशा कहता है तो तुम्हें रोका किसने है, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? इतना कहते हुए फादशा खुद ही उसे किस कर देता है और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।